गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू इन अवर वीडियो लेक्चर सीरीज। हमारा ये लेक्चर कंटिन्यूटी लेक्चर है, यानी हमने लास्ट जो लेक्चर्स पढ़े थे, जो टॉपिक कवर किया था, दैट वाज अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्योंकि वो ज्यादा टॉपिक हेक्टिक ना बन जाए, इसके लिए हमने उसको अलग अलग करके पढ़ा था। यानी कि पहले हमने क्या किया, एक पार्ट में हमने प्लांट्स की न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, दूसरे पार्ट में हमने एनिमल्स की न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। सिमिलरली हम इस वीडियो लेक्चर को भी दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एनिमल्स की रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में कोई भी स्पेशल गैसेस एक्सचेंज का कोई प्रोसेस नहीं होता है, इसमें हर एक पार्ट का अलग अलग रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। सारे पार्ट्स खुद अपने लिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस को चलाते हैं। हम आगे जाने से पहले पिछला टॉपिक थोड़ा ओवरव्यू करते हैं, तभी आपको ये टॉपिक को कंप्रेंड करने में इजी होगा। देखिए, हमने न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था कि प्लांट्स खाना बनाते हैं। प्लांट्स खाना तो बना रहे, कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस होता है सिंथेसिस होना, यानी कि बनाना। ओके, अब खाना तो वो बना रहे हैं बाय द यूज ऑफ लाइट, और क्या यूज करते थे वो? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती थी? फोटोसिंथेसिस हमारे जो प्लांट है उसकी लीफ का जो स्ट्रक्चर है, लीफ पे होती है। लीफ में ऐसी क्या खास चीज होती है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाती है? क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, और उसके अंदर एक ऑर्गेनेल होता है विच इज नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। जिसकी वजह से क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जैसे ही उस पे लाइट एनर्जी पड़ती है उसको अपनी तरह ज्यादा ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और प्लांट को खाना बनाने में मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का यूज करके प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करी। अब प्लांट के लिए तो खाना बनाया, ओके, लेकिन कहाँ पे बना खाना? ये लीफ पे बना। लेकिन खाना सिर्फ लीफ को नहीं चाहिए ग्रो होने के लिए, बाकी पार्ट्स को भी चाहिए, उनको भी ग्रो होना है। तो अब यही प्रोसेस होता है कि जो उसका ब्रेक डाउन होगा, डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा, वही हमारा होता है रेस्पिरेशन, उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, इस टॉपिक को अच्छे से कंप्रेंड करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में क्या होता है, जैसे ही हमने फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा था, हमारा प्रोडक्ट क्या बना था? ग्लूकोज बना था, राइट। ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, राइट। उसमें क्या था कि अब ये जो है इट्स ए कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एक कम्प्लेक्स सबस्टांस है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो कार्बन होता है उसमें 6 एटम्स होते हैं, C6 होता है, राइट। इसमें 6 एटम्स होते हैं कार्बन के। वहां पे क्या होता है, कार्बन के कार्बन बॉन्ड्स टूट जाते हैं। ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, इसके बॉन्ड्स दो हिस्सों में टूट जाते हैं, दो अलग कार्बन के सेट बनते हैं, दो ग्रुप्स बनते हैं। किस प्रोसेस से बनते हैं, कैसे टूटते हैं? ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से टूटते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाते हैं और उसको कॉम्प्लेक्स से लेकर सिंपल वे में लेकर आते हैं। ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर होता है। सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। उसकी वजह से वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जो रिलीज हुई सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस का यूज करके, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेशन। अब आपको दिखा होगा कि इन ब्रैकेट्स आई हैव रिटन देयर कि सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये विद इन द सेल्स होती है, सेल्स के अंदर होती है, इसीलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब आगे जाने से पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारी पहली टर्म है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन हो गई, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए, जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटे। अब जो हमारे नए सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, अलग अलग मॉलिक्यूल्स बने, वही हमारे सबस्ट्रेट्स है। दीज आर नोन एज द सबस्ट्रेट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमारे रेस्पिरेशन में दो टाइप्स होती है, दो किस्म की रेस्पिरेशन होती है। पहली होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक से आप ऐसे याद रखना कि जहां पर ऑक्सीजन का यूज होता है, किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करने के लिए, उसका ब्रेकडाउन होने के लिए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होने के लिए किसका यूज हो रहा है? ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। और एनारोबिक में आप याद रखना, यहाँ पर भी जो है ऑक्सीडेशन हो रही है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं होता है। अब हमारा यही सारा सिस्टम इसी पर बेस है, यानी कि अगर ऑक्सीजन यूज हो रहा है उस वक्त हमारे कौन से कंपाउंड्स बन रहे हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। और जब ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है तब कौन से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, कौन से कंपाउंड्स बन रहे हैं, सेल के कौन से पार्ट में बन रहे हैं, और किस टाइप की एनर्जी को वो रिलीज करते हैं। ये सारा प्रोसेस समझने के लिए हमें ग्लाइकोलिसिस को समझना बहुत जरूरी है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस दो वर्ड से बना है। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज,
लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, यानी कि ग्लूकोज की ही ब्रेक डाउन हो रही है, C6H12O6 की ही ब्रेक डाउन हो रही है। अब जब ये ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज हमारे पास है, राइट, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन जब हो जाती है, ग्लाइकोलिसिस हो रही है, वहां पर हमारा बन जाता है पायरुविक एसिड। ओके, पायरुविक एसिड जब बना, पायरुविक एसिड तक तो बन गया, अब पायरुविक एसिड में आगे रिएक्शंस कैसे होगी। अब पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, ऑक्सीजन उसको मिल गई तो वहां पे बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम, और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम बन जाता है, ये पायरुविक एसिड को जब ग्लाइकोलिसिस होती है, साइटोप्लाज्म में होता है ये सारा प्रोसेस, ठीक है। साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होने के बाद वहां पर ऑक्सीजन जब उसको मिल जाता है, वो बन जाता है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम के बाद क्या होता है, वहां पर एक लिंक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पूरा एक सर्कल में रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से एनर्जी निकलती रहती है वहां से, उस सर्कल से रिलीज होती रहती है। और वो जो रोटेट करता हुआ सर्कल है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, उस सर्कल को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में आपको अच्छे से समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, डिफरेंट अलग बहुत इजी टेक्निक्स के साथ, आपको वो कभी नहीं बोलेगा। फिर अभी लिंक रिएक्शन हो गई, ठीक है। लिंक रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, वहां पर हमारा प्रोडक्ट बना, कहाँ पे एनर्जी कहाँ पे जनरेट होगी, हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी तो रिलीज होनी है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। वहां पे हमारा प्रोडक्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और एटीपी बना, ठीक है। एटीपी बना, यहाँ पर हमारा जब ऑक्सीजन उसको मिला, उसने क्या चीज बना, ये। अब पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है, पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जब मिली तो तब उसने क्या क्या बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम। अब इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ये दो प्रोडक्ट्स बनाता है, एक तो अल्कोहल होता है, सेकेंड इज द लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करती हूँ आपसे। लैक्टिक एसिड आपने देखा होगा कि जब भी कोई ज्यादा रनिंग करता है या वॉकिंग करता है, उस दौरान क्या होता है, उसकी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो बॉडी में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी लेग्स में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी पेन होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया, ब्रीथिंग प्रोसेस इंक्रीज हुआ, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया, सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, वहां पे क्या होगी, फर्मेंटेशन होगी। ओके, फर्मेंटेशन से क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड वहां पे जमा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ते हैं थोड़े थोड़े और थोड़ी थोड़ी पेन। ये कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है, ये बाद में अपने आप नॉर्मली, जब ब्रीथिंग प्रोसेस नॉर्मल आता है, ऑक्सीजन की डिमांड्स पूरी हो जाती है, तो ये वापस से फिर से अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी तो बनी, ठीक है, एनर्जी तो रिलीज हुई, वो किस फॉर्म में हुई, एक तो वो हुई NADH2 फॉर्म में, दूसरी हुई FADH2 फॉर्म में। NADH2 की फुल फॉर्म जो है, दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड FADH2 की फुल फॉर्म है फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। लेकिन हमें एनर्जी तो चाहिए, पर किस फॉर्म में चाहिए, सॉरी, प्लांट्स को तो एनर्जी चाहिए, हमें भी ATP फॉर्म में चाहिए और प्लांट्स को भी ATP फॉर्म में चाहिए। उनको ATP फॉर्म में चाहिए, ये एनर्जी उन्हें FADH2 के फॉर्म में नहीं मिल सकती, NADH2 फॉर्म में भी नहीं मिल सकती है। अब इसको ATP में लाने के लिए जो सारा ट्रांसपोर्ट यूज होता है, जो सिस्टम यूज होता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, ये जो डिफरेंट एनर्जीज है, ये कन्वर्ट हो जाती है ATP में, जो फिर प्लांट यूज करता है अपनी ग्रोथ के लिए और कुछ अपने अंदर स्टोर भी रखता है। एंड द इम्पॉर्टेंट एक टर्म है यहाँ पर, दैट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट, ठीक है। रेस्पिरेटरी कोशेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ और डिवाइडेड बाय कितना, ठीक है, ऑक्सीजन कंज्यूम किया गया। कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ डिवाइड बाय कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। जो कार्बोहाइड्रेट्स की बात होती है, शुगर्स की, यहाँ पे हमेशा रेस्पिरेटरी कोशेंट 1 रहता है। क्यों, क्योंकि जितना यहाँ पर जैसे कि 6CO2 डिवाइड बाय 6O2 इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ उतना ही ऑक्सीजन भी कंज्यूम होता है, इसीलिए इसका रेस्पिरेटरी कोशेंट हमेशा 1 आता है। देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि प्लांट्स का अलग अलग सिस्टम में यूज करते हैं उनकी रेस्पिरेशन। जैसे अगर हम लीव्स की बात करें, लीव्स में तो हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा का यूज होता है, राइट। यू कैन सी यहाँ पे न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, गॉड सेल्स है। गॉड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। ये क्लोज स्टोमेटा की डायग्राम है एंड सिमिलरली ये ओपन स्टोमेटा की डायग्राम है। अब है आगे, विच इज
रूट्स में आप ये याद रखना कि जो रूट्स के बीच में होते छोटे छोटे गैप्स, जिनको हम ईयर गैप्स बोलते हैं, ठीक है। ईयर गैप्स की वजह से यहाँ पे प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, अपने अंदर जो ऑक्सीजन है उनको जितनी चाहिए वो रख लेते हैं अपने लिए और बाकी बाहर रिलीज कर देते हैं। एंड स्टेम्स में आप यूज रखना कि देखिए जब तक प्लांट छोटा है वो तो स्टोमेटा का यूज करेगा, लेकिन जब इसकी बाक सख्त हो जाती है, जब ये मैच्योर स्टेम बन जाती है, उसमें क्या हो जाता है, इसमें उसके ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटल पोर्स होते हैं, और क्योंकि ये मैच्योर है, ठीक है, इसमें क्या इसको बोलते हैं लेंटिकल्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज द लेंटिकल्स। यानी कि आपको याद रखना है कि लीव्स में रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू, रूट्स में होती है एयर गैप्स के थ्रू, एंड स्टेम्स में होती है लेंटिकल्स के थ्रू। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई एम वेरी श्योर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम रेस्पिरेशन एनिमल्स में कैसी होती है उसको कवर करेंगे। एंड इफ यू आर न्यू इन माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट all the notifications as we upload the video. Thanks for watching. I will meet you soon. Till then, take care and have a good day.